नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में यूनिट 5 के अंतर्गत लगे हुए कवि भवानी प्रसाद मिश्र के ऊपर। भवानी प्रसाद मिश्र पर जब हम बातचीत कर रहे हैं तो जितने भी मैंने तथ्यों को कलेक्ट किया है, एक जगह संकलित किया है, ये सभी तथ्य हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित किताब से लिया गया है। तो एक तरीके से आप सभी नगेंद्र की किताब को भी इस लेक्चर के माध्यम से पढ़ रहे हैं। बाकी भवानी प्रसाद मिश्र से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, उन पर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि भवानी प्रसाद मिश्र जिनका जन्म 1914 में हुआ था और निधन 1985 में हुआ था। भवानी प्रसाद मिश्र का नाम जैसे ही मैंने लिया, आपके मन मस्तिष्क में सप्तक के कवि जरूर आ गए होंगे, और जो भी विद्यार्थी लगातार तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक होमवर्क की तरह है कि भवानी प्रसाद मिश्र का संबंध किस सप्तक से है। अगर वे कमेंट्स करते हैं तो उनका भी आत्मविश्वास बढ़ेगा और मुझे भी लगेगा कि हमारी हर बात पे आप सभी गौर करते हैं। तो भवानी प्रसाद मिश्र से हम परिचय प्राप्त कर रहे हैं। मैंने बताया कि इनका जन्म 1914 में, निधन 1985 में हुआ था। आगे के वीडियो लेक्चर में हम विस्तार से बातचीत करेंगे कि इनका जन्म कहाँ हुआ था और किस राज्य में हुआ था, इन पे मैं बातचीत करूंगा। लेकिन नगेंद्र की किताब में जितने तथ्य दिए गए हैं सबसे पहले उनको देख लेते हैं। लिखा गया कि बीए तक शिक्षा पाने के बाद ये पहले कल्पना में संपादक थे। कल्पना पत्रिका, हिंदी साहित्य की परीक्षाओं में ज्यादातर सवाल कल्पना से भी पूछे जाते हैं, और कल्पना शब्द जैसे मैंने प्रयोग किया आपके मन में आ गया होगा कि ये पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी। बताने की जरूरत नहीं है, हैदराबाद से। और इसके संपादक कौन थे? बद्री विशाल पित्ती। ये पत्रिका उस जमाने में कहानी के पत्रिका के लिए के रूप में जानी जाती थी, ज्यादातर कहानियां छपती थी। तो भवानी प्रसाद मिश्र जहां एक तरफ सप्तक से जुड़े हुए थे, वहीं दूसरी तरफ कल्पना जैसी मशहूर पत्रिका से भी इनका संबंध रहा हुआ है। तो कल्पना के संपादक थे। आगे चलकर ऑल इंडिया रेडियो में इन्होंने नौकरी की और अवकाश प्राप्त करने तक संपूर्ण गांधी वांग्मय के संपादक मंडल में रहे। बदलते हुए पैटर्न में ये जो पहला पॉइंट दिया गया है आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हो सकता है कि छोटे छोटे तथ्यों के माध्यम से भवानी प्रसाद मिश्र से संबंधित सवाल बन जाए। जैसे कि किस सप्तक से जुड़े हुए थे, कल्पना पत्रिका के संपादक थे, ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी किए थे, इसके बाद संपूर्ण गांधी वांग्मय के संपादक मंडल में भी रहे। ये छोटे छोटे तथ्य हैं, आप सभी को कहानी के रूप में याद करना है। अगला जो तथ्य है कि ये सहज संवेदना के कवि हैं। मान लीजिए एक कथन आ जाए कि किसके संदर्भ में बात कही जा रही है, तो तुरंत आपके मन में आ जाएगा कि भवानी प्रसाद मिश्र के बारे में बात कही गई है कि ये सहज संवेदना के कवि हैं। किसने कहा है? नगेंद्र की किताब से इसको आप जोड़ सकते हैं। डॉक्टर नगेंद्र अगर ऑप्शन में रहता है तो यहां से सही हो जाएगा। बाकी भवानी प्रसाद मिश्र की कविता या फिर उनके काव्य व्यक्तित्व के बारे में ये पंक्ति बहुत कुछ कह रही है कि ये सहज संवेदना के कवि हैं। कवि की संवेदना कहीं तो बहुत सूक्ष्म और आत्मगत है, जैसे कमल के फूल, वाणी की दीनता, टूटने का सुख आदि में, और कहीं बहुत प्रत्यक्ष और परिवेश संपृक्त है, जैसे सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश आदि कविताओं। तो ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं इसमें भवानी प्रसाद मिश्र की कुछ कविताओं का जिक्र किया गया जो कि पूछा जा सकता है। प्रश्न इस तरीके से बन रहे हैं कि निम्नलिखित में से लेखक की कौन कौन सी रचनाएं हैं, और 4 ऑप्शन दे दिए जा रहे हैं, फिर नीचे भी ऑप्शन दिए जा रहे हैं और पूछा जा रहा है कि 1 सही है, 2 सही है, 2 सही है, 3 सही है। इस तरीके से सवाल बन रहे हैं। तो इन रचनाओं को ध्यान में रखना है। कमल के फूल, इस समय वर्तमान में ये कविता पूछी जा सकती है कि किसकी है। कमल के फूल, कमल का फूल खास प्रतीक के तौर पर भी हम जानते हैं। अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो हो सकता है कि किसी एक्सपर्ट के मन में आ जाए और सवाल पूछ दे कि कमल के फूल किसकी रचना या फिर किसकी कविता है। तो जो भी विद्यार्थी इस लेक्चर को देख रहे होंगे वो तुरंत बता देंगे कि भवानी प्रसाद मिश्र का है। इन रचनाओं के माध्यम से भवानी प्रसाद मिश्र की संवेदना की तरफ संकेत किया गया है। इसके बाद जो रचना है, वाणी की दीनता, टूटने का सुख,
इसमें सूक्ष्म संवेदना व्यक्त की गई है। और इसी तरीके से अन्य और रचनाएं हैं, जैसे सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश। इसमें से गीत फरोश और सतपुड़ा के जंगल, ये दो रचनाएं आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में लगी हुई हैं, जिन पर कि हम विस्तार से आगे बात करेंगे। आगे इस बुक में दिया गया है कि कवि की सहजता, सघन अनुभूति तथा संयत अभिव्यक्ति के क्षणों में जहां अत्यंत सुंदर काव्य की सृष्टि करती है, वहीं फार्मूलाबद्ध आदर्शवादिता अनुभूति के सतहीपन तथा अभिव्यक्ति के तुकांतवादी विस्तार की अवस्था में सामान्य काव्य की असाधारण और स्नेह सफत जैसी उनकी कविताएं हैं, जो सामान्य है। इन कविताओं को भी ध्यान में रखना है कि असाधारण और स्नेहपथ सफत, स्नेह सफत नाम की कविता किसकी है। इसमें बताया गया कि कवि की सहज सघन अनुभूति और संयत अभिव्यक्ति तो है, इससे भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सुंदर बनती है। और साथ में बताया गया है कि फार्मूलाबद्ध आदर्शवादिता अनुभूति के सतहीपन तथा अभिव्यक्ति के तुकांतवादी विस्तार की अवस्था में भी सामान्य काव्य की तरह कुछ कविताएं लिखी गई, जिनमें असाधारण और स्नेह शपथ नाम की कविताएं प्रमुख रूप में है। आगे बताया गया कि उनकी भाषा और अभिव्यक्ति में लोक जीवन का प्रभाव है। भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं की खास विशेषता है लोक जीवन से जुड़ाव। इनकी कविताओं में आप देखेंगे, जब हम पढ़ेंगे गीत फरोश तो इसमें भी लोक जीवन दिखेगा, सतपुड़ा के जंगल उसमें भी लोक जीवन दिखेगा, क्योंकि ये दोनों कविताएं आपके सिलेबस में लगी हुई हैं। तो उम्मीद है कि इन बिंदुओं के माध्यम से भवानी प्रसाद मिश्र से आप सभी परिचित हो गए होंगे कि आखिरकार भवानी प्रसाद मिश्र किस तरीके की कविताएं लिखा करते थे। संवेदना से युक्त कविताएं हुआ करती थी और लोक जीवन से जुड़ी हुई कविताएं थी। भवानी प्रसाद मिश्र न सिर्फ केवल कवि के तौर पर तार सप्तक से जुड़े हुए थे, यानी सप्तक से जुड़े थे, बल्कि ये संपादक के रूप में भी अहम भूमिका निभाए। यहाँ पर दो तरीके के संपादक की चर्चा यहाँ पर हो रही है। एक कल्पना का इन्होंने संपादन किया और दूसरा संपूर्ण गांधी वांग्मय के संपादक मंडल में भी रहे। आगे हम और विस्तार से भवानी प्रसाद मिश्र पर बात करते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 1913 ईस्वी में टिगरिया गांव होशंगाबाद, जो कि मध्य प्रदेश में है, वहां पर हुआ था। अगर इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करें तो सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, आनाम तुम आते हो, ईदम नमम आदि प्रमुख रचनाएं हैं। तो इसमें से आप देख रहे हैं कि प्राय सतपुड़ा के जंगल, गीत फरोश, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख इत्यादि रचनाएं परीक्षाओं में, अगर पिछले साल के क्वेश्चन पेपर आप देखे होंगे तो वहां पर ये रचनाएं आपको जरूर देखने को मिली होंगी। अगर प्रमुख सम्मानों की बात करें तो भवानी प्रसाद मिश्र को साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार और पद्मश्री से अलंकृत किया गया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इनको साहित्य अकादमी किस रचना पर मिला हुआ था। तो आप देख रहे हैं कि सन 1972 ईस्वी में अब बुनी हुई रस्सी, जो कि काव्य विधा के अंतर्गत है, इस पर भवानी प्रसाद मिश्र को साहित्य अकादमी मिला हुआ था। और भवानी प्रसाद मिश्र को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी मिला, और अगर किसी रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है तो जाहिर सी बात है कि वह रचना परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। बाकी अन्य रचनाओं को भी इनके ध्यान में रखिए। भवानी प्रसाद मिश्र का निधन 1985 ईस्वी में हो गया। भवानी प्रसाद मिश्र जो हिंदी साहित्य में इसलिए जाने जाते हैं, वो है उनका सहज लेखन और सहज व्यक्तित्व। कविता और साहित्य के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन में जिन कवियों की सक्रिय भागीदारी थी, उनमें भवानी प्रसाद मिश्र का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। गांधीवाद पर आस्था रखने वाले भवानी प्रसाद मिश्र जी ने गांधी वांग्मय एक हिंदी खंडों का संपादन कर कविता और गांधी जी के बीच एक पुल का काम किया। यहाँ पर आपको विशेष तौर पर ध्यान में रखना है कि भवानी प्रसाद मिश्र के ऊपर गांधी जी का खासा प्रभाव था और यही प्रभाव उनको गांधी वांग्मय नाम से पुस्तक लिखने पर विवश किया और उन्होंने कई खंडों में गांधी वांग्मय नाम से
संपादन किया और इस तरीके से कविता और गांधी जी को जोड़ने का भी प्रयास किया। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता हिंदी की सहज लय की कविता है। इस सहजता का संबंध गांधी के चश्मे की लय से भी जुड़ता है। इसीलिए भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी भी कहा गया है। ये जो पॉइंट है आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से बिल्कुल ध्यान में रखना है कि अगर सवाल आ जाए कि कविता का गांधी किसे कहा गया है, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी कहा जाता है। तो कविता का गांधी आपके दिमाग में बैठ गया होगा। आगे बात करते हैं कि भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविताओं में बोल चाल के गद्यात्मक से लगते वाक्य विन्यास को ही कविता में बदल देने की अद्भुत क्षमता है। इसी कारण उनकी कविता सहज और लोक के अधिक करीब लगती है। लोक मतलब जन के, आम जनजीवन के आसपास की कविता को ही वो अपना एक तरीके से विषय वस्तु बनाते हैं भवानी प्रसाद मिश्र। बोलचाल के गद्यात्मक भले लगते हों, लेकिन वो कविता में बदल देने की अद्भुत क्षमता रखते हैं अपने शैली के अनुसार, और उसका कारण है कि सहज और लोक के करीब विषय वस्तुओं को उठाते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र जिस किसी विषय को उठाते हैं उसे घरेलू बना लेते हैं। जैसे आंगन का पौधा, शाम और दूर दिखती पहाड़ की नीली चोटी भी जैसे परिवार का एक अंग हो जाती है। ये भवानी प्रसाद मिश्र की खास विशेषता है, सहजता और लोक के अधिक करीब रखने की उनकी जो चातुर्यता है, जो उनकी प्रतिभा है। आगे और बात करें तो वृद्धावस्था और मृत्यु के प्रति भी एक आत्मीय स्वर मिलता है। उन्होंने प्रेम की कविताएं भी लिखी हैं, जिसमें प्रौढ़ प्रेम की कविताएं मुख्य रूप से हैं, और इन कविताओं के माध्यम से श्रृंगारिकता की बजाय सहज जीवन के सुख दुख और प्रेम व्यंजना को अभिव्यक्त किया गया है। भवानी प्रसाद मिश्र नई कविता के दौर के कवियों में गिने जाते हैं, और यहाँ व्यंग्य और क्षोभ भरपूर है इनकी कविताओं में, लेकिन वह प्रतिक्रिया परक न होकर सृजनात्मकता है। यानी कि भवानी प्रसाद मिश्र नई कविता के दौर के कवियों में शामिल हैं, और इनकी कविता में भी ठीक वैसे ही नागार्जुन, जैसे नागार्जुन की कविताओं में व्यंग इत्यादि आपको देखने को मिलता है, उसी टाइप से यहाँ पर भी है, लेकिन वो व्यंग प्रतिक्रिया के रूप में नहीं है, बल्कि वो उनकी रचनात्मकता है, उनकी सृजनशीलता को ही प्रकट करता है। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता गीत फरोश के ऊपर, इस कविता का हम पाठ करेंगे और साथ में परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों से हम परिचित भी होंगे। गीत फरोश के अलावा आपके सिलेबस में सतपुड़ा के जंगल नाम की कविता लगी हुई है, इसके ऊपर भी हम आगे के वीडियो लेक्चर में बातचीत करेंगे। भवानी प्रसाद मिश्र पर हमने पहले परिचयात्मक वीडियो बनाया हुआ था, उम्मीद है कि आप सभी उसे देख चुके होंगे और भवानी प्रसाद मिश्र के व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों से भली भांति परिचित हो गए होंगे। आप वन लाइनर किताबें भी अपने पास रखे होंगे, लेकिन इस चैनल पर आप सभी को थोड़ा सा हट के बताने का प्रयास किया जाता है, तो हमने कोशिश की है कि गीत फरोश जो कविता संग्रह है उसी के माध्यम से आप सभी को बताया जाए। गीत फरोश कविता के शीर्षक को अगर हम देखें तो गीत शीर्षक को आप गीत जो शब्द है इसके अर्थ को समझ पा रहे होंगे। फरोश शब्द का अर्थ है बेचने वाला, यानी कि गीत बेचने वाला। अगर इसका हिंदी में हम देखें शाब्दिक अर्थ तो यही होगा, गीत बेचने वाला। फरोश का मतलब है बेचने वाला। हो सकता है कि परीक्षा में यह सवाल पूछा जाए कि गीत फरोश में फरोश का अर्थ क्या है। यह कविता भवानी प्रसाद मिश्र 1933 से लेकर 1947 के बीच का जो इनका समय रहा है उसी को रखा हुआ है। ये दूसरा सप्तक से संबंधित है। इनको कविता का गांधी भी कहा जाता है। तो इन छोटे छोटे तथ्यों से आप पहले भी परिचित होंगे, लेकिन रिवीजन के तौर पर जरूर ध्यान रखिए। यह जो कविता संग्रह है हैदराबाद से प्रकाशित हुआ है। हैदराबाद से प्रकाशित हुआ है तो आपके मन में तुरंत आना चाहिए कि जब हम भवानी प्रसाद मिश्र का परिचयात्मक वीडियो देख रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि इनका संबंध कल्पना पत्रिका से भी रहा है। तो कल्पना पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी, ये आपके मन में आ गया होगा। तो गीत फरोश भी हैदराबाद से प्रकाशित हुआ है। इसका जो प्रथम प्रकाशन है, प्रथम प्रकाशन सन 1956 ईस्वी में हुआ था। 1956
वन लाइनर किताबों में कई जगहों पर इसका प्रकाशन दिया होगा, गीत फरोश कब प्रकाशित हुआ, कौन कौन सी कविताएं आपको पढ़नी है। जब भी हम गीत फरोश की बात करते हैं तो इसमें कुल 68 कविताओं का संकलन है। कितनी कविताएं हैं? 68 हैं। और गीत फरोश उसमें आखिरी कविता है, आखिरी कविता के तौर पर है, यानी कि 68वें नंबर पर है गीत फरोश। आगे हम इन इंडेक्स को देखेंगे, कविताओं की सूचियों को देखेंगे, लेकिन कहाँ से ये काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ था उसको आप धीरे धीरे देख लिए होंगे। गीत फरोश, गीत बेचने वाला इसका शाब्दिक अर्थ है। इन्होंने अपने दादाजी को समर्पित किया हुआ है। ये देखिए टर्निंग पॉइंट यहाँ पर, दादाजी को समर्पित किया भवानी प्रसाद मिश्र ने। आगे और भी महत्वपूर्ण तथ्य है कि गीत फरोश में कवि 1930 से लेकर 1945 तक की कवि द्वारा संकलित रचनाएं हैं, यानी कि लगभग 15 वर्षों की क्या है इसमें कविताएं संकलित की गई हैं। 1947 की एक कविता गीत फरोश, यानी गीत फरोश नाम की जो कविता है 1947 में इसका प्रकाशन हुआ। आपको ध्यान में रखना है कि गीत फरोश नाम का जो काव्य संग्रह है 1956 में प्रकाशित हुआ, काव्य संग्रह के तौर पर, लेकिन जो कविता आप सभी को पढ़नी है उस कविता का प्रकाशन हुआ 1947 में। ठीक है, जब देश आजाद हुआ था उसी के आसपास में ये कविता भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखी हुई है। आगे है कि 1953 की एक कविता जो प्रस्तुत संकलन की भूमिका स्वरूप है, शब्दों के महल को छोड़कर। ये दो कविताएं कवि की वर्तमान दिशा सूचित करती हैं। तो हमें ध्यान में रखना है बस कि गीत फरोश में कुल 68 कविताएं संकलित की गई हैं। कविताओं का जो दौर है 1930 से लेकर 1945 के बीच का है, यानी कि 15 वर्षों का है। गीत फरोश काव्य संग्रह के प्रकाशन की बात करें तो सन 1956 में इसका प्रकाशन हुआ काव्य संग्रह, लेकिन अगर स्वतंत्र रूप से कविता की बात करें तो कविता का प्रकाशन हुआ 1947 में। ठीक है, आगे इंडेक्स पर हम देख लेते हैं। इंडेक्स में आप देख रहे हैं कि कई कविताओं का नाम दिया गया है। उसमें से एक बार बार कविता पूछी जाती है परीक्षाओं में, सन्नाटा किसकी कविता है, ये पूछ लिया जाता है। इसके बाद आगे हम देखेंगे कि एनसीईआरटी की जब तैयारी कर रहे थे केबीएस की, तो एक दो और कविताएं थी। सतपुड़ा के जंगल जो कि यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई है, इसका क्रम आप जरूर ध्यान में रखिए कि 33वें नंबर पे है। बहुत अगर कोई माइनर क्वेश्चन पूछेगा तब इस तरीके के सवाल आ सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने ऊपर कहा कि थोड़ा हट के हम लोग तैयारी कर रहे हैं। उन वन लाइनर किताबों को रट रट कर आप अगर बोर हो गए हों तो इस तरीके से कहानी नुमा चीजों को ध्यान में रखिए। जिस कविता की मैं बात कर रहा था कि आप लोगों ने केबीएस की तैयारी के दौरान जरूर पढ़ी होगी, उसका नाम है घर की याद। ये वही कविता है जो कि गीत फरोश काव्य संग्रह में संकलित है 55वें नंबर पर। इसके बाद नीचे हम आए तो आखिरी कविता है गीत फरोश जो कि यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में शामिल है, और इसी पर हम आज बात करेंगे। गीत फरोश, जैसा कि मैंने बताया कि कवि इसमें गीत बेचने की बात कर रहा है, और किस स्थिति में कोई व्यक्ति गीत बेचता है। आमतौर पर देखा जाए तो गीत बेचने वाली चीज नहीं बल्कि रचने वाली चीज है, लेकिन कवि की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही खराब है और मजबूरी में आकर उनको गीत बेचना पड़ रहा है। लेकिन इस गीत बेचने के साथ साथ कवि ने उस समय की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जो भी परिस्थितियां हैं उसका बड़ा ही विस्तृत रूप से वर्णन किया है, और एक तरीके से मैं कहूं तो इसमें व्यंग भी किया गया है कि मैं सिर्फ गीत बेच रहा हूं, गीत बेचने की वजह है मेरी आर्थिक लाचारी, लेकिन कई लोग हैं जो कि अपने ईमान को भी बेच चुके हैं। उसी पर ये पूरा कविता आधारित है, क्योंकि आप देख रहे हैं इस काव्य संग्रह में कुल 68 कविताएं हैं। तो आखिरी कविता इसलिए मुझे थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ रहा है। उम्मीद है कि आप लोग उस कविता का इंतजार कर रहे होंगे जिसकी मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो कुल 68 कविताएं हैं। 1956 में काव्य संग्रह आया और 1947 में गीत फरोश नाम की कविता प्रकाशित हुई थी। ये तथ्यों को ध्यान में रख लीजिए। बाकी भवानी प्रसाद मिश्र को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी ही हम गीत फरोश पर पहुंचने वाले हैं, क्योंकि आखिरी कविता है और आखिरी मंजिल तक पहुंचने में वक्त लगता है। इस चीज को भी हमें समझना चाहिए। आखिरकार हम लोग पहुंच गए, और मैंने बताया कि गीत फरोश 68वें नंबर पर कविता है और अंतिम कविता है। सवाल पूछा जा सकता है कि आखिरी कविता कौन सी है इस संग्रह की।
मैंने फरोश शब्द का अर्थ बताया बेचने वाला, आपके मन में ये पूरा बैठ गया होगा, फरोश मतलब बेचने वाला। भवानी प्रसाद मिश्र लिखते हैं, कविता एकदम से सपाट है, इसमें बहुत ज्यादा शब्दों का अर्थ आपको नहीं खोजना पड़ेगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा, आप पढ़ते जाएंगे, आपके मन में इसका अर्थ खुलता जाएगा। लिखते हैं कि जी हाँ हुजूर, यानी ऐसा लग रहा है कि ये किसी को संबोधित कर रहे हैं। संबोधित किसे कर रहे हैं? पाठक को कर रहे हैं, या फिर उस समय की जो जनता है उसको कर रहे हैं। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। अगर इन 3 लाइनों को हम देखें तो इसमें कवि गीत बेचता हूँ, बेचना शब्द को आपको महसूस करना पड़ेगा कि एक तरीके से किसी को गीत कब बेचना पड़ता है? जब वो मजबूरी में होता है। कोई चीज कभी किसी को कब बेचनी पड़ती है? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जमीन बेच रहा है, जमीन कब बेचनी पड़ती है? जब आर्थिक मजबूरियां होती हैं, परेशानियां होती हैं, तभी बेचना पड़ता है। तो यहाँ पर कवि के पास जमीन तो नहीं है, लेकिन उसके पास क्या है? गीत है। गीत को आप उसकी एक तरीके से संपत्ति मानकर चल सकते हैं। लिखते हैं कि जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूं, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूं। गीतों में भी क्या है? वैरायटी है, ठीक है, विभिन्न तरीके की गीत है। जिस तरीके की गीत पाठक या जनता या जो भी श्रोता है पसंद करते हैं, उस तरीके की काबिलियत है कि ये गीत लिख सकते हैं। मैं तरह तरह के गीत बेचता हूं, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूं। वही कि अलग अलग तरीके की अलग अलग किस्म के हम गीत को बेचते हैं या फिर बेचता हूं। आगे लिखते हैं कि जी माल देखिए। माल मतलब जैसे हम कोई सामान देखते हैं। आपने भ्रमर गीत सार पढ़ते हुए पढ़ा होगा कि आयो घोष बड़ो व्यापारी, यानी कि उद्धव को भी एक तरीके से व्यापारी के तौर पर देखा गया है। और यहाँ पर क्या है? माल देखिए, जैसे कोई व्यापारी अपने सामानों को दिखाता है और उसकी प्रशंसा करता है कि इसमें ये खासियत है, वैसे ही कवि भी अपनी कविताओं के बारे में बता रहा है कि जी माल देखिए, दाम बताऊंगा। मतलब पहले माल देखिए, सामान को देखिए, इसके बाद इसके दाम को बताऊंगा, इसकी कीमत क्या है। बेकाम नहीं है, काम बताऊंगा। और जिस माल को या जिस सामान को मैं दिखा रहा हूं वो बेकाम का नहीं है, व्यर्थ नहीं है, बल्कि काम का है। किस काम में आएगा मैं बताऊंगा। कुछ गीत लिखे हैं मस्ती में मैंने। अब कभी अपनी वास्तविक स्थिति को बता रहा है कि जिन गीतों को मैं बेचने की बात कर रहा हूं, उन गीतों को मैं कब लिखा था? जब मैं कभी मस्ती में हुआ करता था तब लिखता था, मतलब कि फ्री होता था, आजाद होता था, तनाव से मुक्त हुआ करता था, तब मैंने कुछ गीत लिखे हैं। कुछ गीत लिखे हैं पस्ती में मैंने, और कुछ गीतों को मैं मजबूरी में लिखा हूं, जब अपने जीवन में हताश, निराश और उम्मीदों को खो चुका हूं, तब लिखा हूं। इन पंक्तियों को देखिए, कुछ गीत लिखे हैं मस्ती में मैंने, कुछ गीत लिखे हैं पस्ती में मैंने। यह गीत सख्त सर दर्द भुलाएगा, यह गीत पिया को पास बुलाएगा। और इस गीत की खासियत है, ऊपर बता दिया गया कि बेकाम की नहीं, ये काम की है। क्योंकि कुछ गीतों को मैंने मस्ती में लिखा, कुछ गीतों को मैंने अपने वास्तविक जीवन में संघर्ष करते हुए लिखा, और ये गीत जो हैं सख्त हैं और सर दर्द को मिटाने वाले हैं, यानी कि तनाव को दूर करने वाले हैं। आप अपने जीवन में देखते होंगे, जब भी आप तनाव में होते हैं तो गीत संगीत की दुनिया में जाते हैं और थोड़ा सा आपको रिलैक्स महसूस होता है। ठीक वही बात यहाँ पर है कि कवि को अपने गीतों पर ये पूरा भरोसा है कि अगर उसके गीत को कोई सुनता है तो निसंदेह उसको थोड़ी सी राहत महसूस होगी। सर्द दर्द भुलाने वाली गीत है। और यही नहीं, यह गीत पिया को पास बुलाएगा। और पिया जिसको आप पसंद करते हैं, जो आपका प्रिय है, जो आपसे रूठा हुआ है, जो आपसे बात नहीं कर रहा है, उसको भी पास बुलाएगा। ये कवि के गीत में क्या है? ताकत है, शक्ति है कि विपरीत परिस्थितियों में ये आपको एक तरीके से ऊर्जा प्रदान करेगा, आपको सुखद महसूस कराएगा। आगे लिखते हैं कि जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, पर बाद बाद में अकल जगी मुझको। कवि कह रहा है कि पहले तो मुझे लगता था कि गीत जो है वो अपने स्वानुभूति के लिए है। जैसे तुलसीदास ने लिखा कि मैं रामचरितमानस या जो भी कविताएं लिखा हूं
वह स्वांतः सुखाय के लिए। आपने काव्य शास्त्र में पढ़ा हुआ कि काव्य प्रयोजन होता है, लेकिन यहाँ पर कवि के कविता लिखने का या गीत लिखने के पीछे उद्देश्य है कि उसको कुछ आर्थिक मदद मिले। कह रहे हैं कि पहले मैं गीत को स्वांतः सुखाय के दृष्टिकोण से देखता था, लेकिन जब शुरुआत मैंने इसको बेचने का किया तो कुछ दिन शर्म लगी। आपने व्यवहारिक जीवन में भी देखा होगा कि जब व्यक्ति आर्थिक मजबूरियों की वजह से कुछ ऐसे कामों को करता है जिसको कि वो नहीं करना चाहता है, तो उसमें उसको क्या लगता है? शर्म लगता है। जी, पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, पर बाद बाद में अक्ल जगी मुझको। शर्म के बाद बुद्धि, इनको अक्ल आई कि जो भी मैं काम कर रहा हूं ये कोई खराब काम नहीं है, क्योंकि जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान। जी, आप न हो सुनकर ज्यादा हैरान, मैं सोच समझकर आखिर अपने गीत गीत बेचता हूं। कवि कह रहा है कि मैं तो केवल गीत बेच रहा हूं, कई लोगों ने तो अपने ईमान को बेच दिया, अपने इज्जत को बेच दिया, अपने चरित्र को गिरा दिया। लेकिन आप इन बातों को सुनकर हैरान न हो, मैं सोच समझकर आखिर अपने गीत बेचता हूं। अगर मैं अपने गीत को बेच रहा हूं, गीत यहाँ पर प्रतीकात्मक चीज है, बहुत चीजें हैं गीत में। आप कवि से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं उनको जोड़ सकते हैं। कवि कह रहा है कि मैं तो सिर्फ गीत को ही बेचता हूं, बहुत सारे लोग तो अपने ईमान को बेच दिए हैं, और जो मैं गीत बेचने का फैसला किया हूं ये बहुत ही सोच समझ कर किया हूं। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूं, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूं, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूं। ये एक तरीके से गीत फरोश कविता की टैग लाइन है। ठीक है, इस इन तीनों पंक्तियों को तो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। और कवि की जो पीड़ा है, कविता लिखकर उसको बेचने की जो पीड़ा है, उसको महसूस करना है। आगे कहते हैं कि यह गीत सुबह का है, गाकर देखें। यह गीत गजब का है, ढाकर देखें। यह गीत जरा सुने में लिखा था, यह गीत वहां पुणे में लिखा था। अब देखिए यहाँ पर, और आप कवि के नजदीक पहुंचते जा रहे हैं कि आखिरकार गीत फरोश नाम की कविता कवि ने कब लिखी, क्यों लिखी, किस स्थिति में लिखी, उससे आप धीरे धीरे परिचित हो रहे होंगे। अपने गीत की खास विशेषता बताते हुए भवानी प्रसाद मिश्र का कहना है कि यह गीत सुबह का है। सुबह बहुत चीजों का प्रतीक है। लोग कहते हैं कि निराश मत होइए, रात के बाद सवेरा होता ही है। सुबह एक उम्मीद की बात है। यह गीत सुबह का है, गाकर देखें। यह गीत गजब का है, गजब मतलब महत्व का गीत है, ढाकर देखें। यह गीत जरा सुने में लिखा था। सुने का मतलब होता है अभाव। यह गीत, क्योंकि शुरू में मैंने बताया कि जो कवि है कुछ गीतों को अपने अभाव के जीवन में भी इन्होंने लिखा हुआ है। तो वहां पर ये पंक्ति आप देख रहे हैं, यह गीत जरा सुने में लिखा था, मतलब जब अभावग्रस्त था तब लिखा था। यह गीत वहां पुणे में लिखा था। पुणे महाराष्ट्र में एक क्या है, जगह है, क्योंकि आप जानते हैं कि मुंबई में फिल्म इंडस्ट्रीज है, बहुत सारे साहित्यकार मुंबई का भी रुख किया करते थे, जिसमें कि आपने प्रेमचंद का भी नाम सुना होगा कि वो भी कहानी या फिर पटकथा लेखन के लिए मुंबई गए हुए थे, लेकिन किसी वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई तो वापस आ गए। लेकिन यहाँ पर भवानी प्रसाद मिश्र को भी अनुभव है पुणे का। यहाँ पर उस चीज का पूरा संकेत उन्होंने किया है कि यह गीत जरा सुने में लिखा था, अभाव में लिखा था, पैसे के अभाव में, आर्थिक मजबूरियों में, और यह गीत वहां पुणे में लिखा था। जगह का भी नाम बता दिया है। अगर मान लीजिए सवाल पूछ लिया जाए आपसे कि गीत फरोश कविता की रचना कहां पर की थी भवानी प्रसाद मिश्र, तो आपको पुणे का नाम जरूर ध्यान में रखना है। आगे कहते हैं कि यह गीत पहाड़ी पर चढ़ जाता है, यह गीत बढ़ाए से बढ़ जाता है। यानी पहाड़ी का मतलब है ऊंचाई, जो कि एक तरीके से देखा जाए कि यह इस गीत को अगर आप सुनते हैं तो आप असंभव सी होती हुई चीजों पर भी चढ़ने का प्रयास कर सकते हैं, उसको पूरा करने का प्रयास कर सकते हैं। और यह गीत तो उस रबर की तरह है कि इसको जितना बढ़ाएं, जितना इसका अर्थ विस्तार करें, उतना ये अर्थ विस्तार करने में माहिर है। आगे कहते हैं कि यह गीत भूख और प्यास भगाता है। गीत की अपने विशेषता बतलाते हुए भवानी प्रसाद मिश्र लिखते हैं कि यह गीत आम नहीं है, बल्कि इसमें ताकत है कि भूख और प्यास भगाता है। भगाना शब्द को ध्यान में रखना है, मिटाता शब्द यहाँ पर नहीं है। भूख और प्यास को क्या करता है, भगा देता है, वो पास ही नहीं फटकते। जी, यह मसान में भूख जगाता है। और इस गीत की खास विशेषता है कि मसान में वो व्यक्ति पहुंचता है
कि जो शायद इन सारी चीजों से ऊपर उठ चुका रहता है, भूख और प्यास से, लेकिन वहां पर भी इस गीत में ताकत है कि भूख को जगाता है। यह गीत भुआली की है हवा हुजूर, यह गीत तपेदिक की है दवा हुजूर। भवानी प्रसाद मिश्र की इन पंक्तियों को देखिए, कहते हैं कि यह जो गीत है आम गीत नहीं है, बल्कि भुआली की हवा है। भुआली आप देखेंगे पहाड़ी इलाकों में एक वृक्ष होता है, ठीक है, जैसे कि बांस नुमा वृक्ष है या फिर चीड़ का वृक्ष है, इस टाइप से, जिसकी हवा क्या है, बहुत ही सुनहरी होती है, आपके शरीर को काफी आनंददायक महसूस कराती है। तो यह गीत उसी भुआली वृक्ष की तरह है। यह गीत तपेदिक की दवा है हुजूर। तो यह गीत जो है, यह सिर्फ केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि तपेदिक यानी कि जो क्षय बीमारी है या फिर टीबी की बीमारी है, उसको भी दूर करने वाली है। उस जमाने में जब कवि इस कविता को लिख रहे थे, तो टीबी इत्यादि जो बीमारियां थी बहुत बड़ी थी। वर्तमान समय में तो अनेक बीमारियां हो गई हैं इनसे भी बड़ी बड़ी, लेकिन उस वक्त की बीमारियों की सबसे बड़ी जो बीमारी हुआ करती थी, दमा हो गया, टीबी हो गया, ये सब बीमारियां थी, इसीलिए उनका जिक्र किया गया है। आगे लिखते हैं कि जी और गीत भी है दिखलाता हूँ, जी सुनना चाहें आप तो गाता हूँ। कवि कह रहा है कि मेरे पास और भी, क्योंकि ऊपर वो बता रहे हैं कि किस्म किस्म की गीत हैं, तरह तरह के गीत हैं, अगर आप चाहें तो मैं दिखलाता हूँ। ठीक वैसे ही जैसे व्यापारी अपने सामानों को दिखाने का बार बार आग्रह करता है कि और भी। अभी हाल ही में मैं कुछ साड़ियां खरीदने के लिए गया हुआ, तो वहां पर जो साड़ी दिखाने वाला था, वो बार बार कम से कम 50-60 साड़ियां हमें दिखाया। हम दोनों लोग थे। तो उसी तरीके से यहाँ पर कवि भी यही बात को कह रहा है कि मेरे पास ढेर सारी गीत हैं, कविताएं हमारे पास संकलित हैं, उनको मैं दिखलाऊं अगर आप चाहें तो। और यही नहीं, चाहे तो मैं सुना सुना भी सकता हूँ, गाता हूँ। मैं मुझे याद आ रहा है, जब मैं साड़ी खरीदने गया हुआ था, तो साड़ी दिखलाने वाला व्यक्ति उस साड़ी को पहन लिया, बोला कि देखिए मेरे ऊपर कैसा लग रहा है, अगर आप पहनेंगी तो कैसा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कवि को लग रहा है कि सिर्फ गीत दिखलाने से ही काम नहीं चल रहा है, तो मैं गीत को गा भी सकता हूँ। आगे की और पंक्तियां हैं, उम्मीद है कि धीरे धीरे आप इन पंक्तियों से, कविता से परिचित होते जा रहे होंगे। आगे भवानी प्रसाद मिश्र कहते हैं कि जी छंद और बेछंद पसंद करें, जी अमर गीत और वे जो तुरंत मरे। गीतों में इनकी विभिन्नता है, किस्म किस्म की हैं, तो ये अब पाठक या भी जो श्रोता है उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो छंद से युक्त कविताओं को सुनना चाहता है या फिर बेछंद कविताओं को पसंद करता है। और सिर्फ ये कविता के रूप में मत देखिए। भवानी प्रसाद मिश्र जो कि दूसरा तार सप्तक से जुड़े हुए कवि हैं, और उस जमाने में ये चर्चा चल रही थी कि कविता छंद मुक्त होना चाहिए कि छंद युक्त होना चाहिए। ठीक है, छंद मुक्त और छंद युक्त की बात है। तो कवि का कहना है कि मैं तो उस तरीके का कवि हूं कि छंद से युक्त कविताएं भी लिख सकता हूं और बेछंद कविताओं को भी लिख सकता हूं। ये आपकी पसंद के ऊपर है कि आप किस तरीके की कविता सुनना चाहते हैं। और मैं तो ऐसी कविताएं लिखता हूं जो कालजयी कविताएं हैं या कालजयी गीत हैं, जिनकी आप सुनकर जो आप हमेशा गुनगुनाते रहें। और कुछ कविताएं ऐसी हैं कि क्षण भर आपको अच्छी लगेंगी, फिर उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ना बुरा मानने की इसमें बात, ना बुरा मानने की इसमें बात, मैं ले आता हूं कलम और दावात, इनमें से भाए नहीं नए लिख दूं, जी नए चाहिए नहीं गए लिख दूं। कवि का कॉन्फिडेंस देखिए, कवि कह रहा है कि जो मेरे पास है उसमें से अगर पसंद करते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, बुरा मानने की कोई बात नहीं है, मैं कलम और दावात लाता हूं। आप चाहें तो मैं एक नई रचना कर सकता हूं, नए गीत को लिख सकता हूं। अगर नया गीत नहीं चाहते हैं तो जो बीत चुके हैं उन्हीं को दोबारा लिख सकता हूं। मैं नए पुराने सभी तरह के गीत बेचता हूं। और कवि कह रहा है कि मेरी तो खासियत यह है कि मैं नए और पुराने दोनों तरीके के गीतों को बेच सकता हूं, यानी कि लिख सकता हूं। ये मेरे में प्रतिभा है। ये नहीं कि नएपन की खोज में पुराने को मैं भूल जाऊं। बात आपको ध्यान में रखना है, दूसरा सप्तक 1951 के आसपास का समय है। उसी समय कौन सा दौर चल रहा था? नई कविता का दौर चल रहा था। ठीक है, ठीक, जो बच्चे याद किए होंगे कि 1954 में कविता का चला हुआ था, तो ऑब्जेक्टिव जो बच्चे एकदम से वन लाइनर रट कर बैठे हुए उनके लिए मैं बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जब आप सीरियसली पढ़ेंगे तो दूसरा सप्तक से धीरे धीरे नई कविता की शुरुआत होती है। हाँ, नई पत्रिका का प्रकाशन 1954 में जरूर हो जाता है। तो किसी भी चीज की पृष्ठभूमि बनने में 4 से 5 साल लगते हैं। ठीक है ना, यही फर्क है इस क्लास से जुड़ने में। भवानी प्रसाद मिश्र का कहना है कि मैं तो नए और पुराने सभी तरह के गीत बेचता हूं, लिखता हूं।
जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ। क्योंकि कवि ने शुरू में ही बता दिया है कि शुरुआत में मुझे शर्म आती थी, लेकिन जब पता चला कि बहुत सारे लोग तो अपने ईमान को ही बेच दिए हैं, तो अब मेरा कॉन्फिडेंस बहुत हाई लेवल का हो गया है। आगे कहते हैं कि मैं किस्म-किस्म के गीत बेचता हूँ। जी, गीत जन्म का लिखूँ, मरण का लिखूँ। आप बताइए, गीत मैं जन्म का लिखूँ या मरने पर लिखूँ? जीत जी, गीत जीत का लिखूँ या शरण का लिखूँ? कवि का कहना है कि किस पर आप गीत लिखवाना चाहते हैं? जिस पर आप तैयार हों, मैं उस पर गीत लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं आर्थिक मजबूरियों से घिरा हुआ हूँ। ठीक है? क्योंकि मैं किस्म-किस्म के गीत बेचता हूँ। आप देख रहे हैं विरोधाभास है यहाँ पर। एक तरफ जन्म, एक तरफ मरण, जीत, शरण। यहाँ पर हार शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। हार का मतलब ये होता है कि व्यक्ति हार गया, ठीक है, वो वापस चला गया अपने घर। लेकिन शरण का मतलब है कि जिसने आपके ऊपर जीत की दर्ज की है, उसके आप एकदम से नियंत्रण में हैं। तो जीत का लिखूं या शरण का लिखूं? यह गीत रेशमी है, यह खादी का। खादी शब्द आ गया, और मैंने शुरू में ही बताया कि ये इनको कविता का गांधी कहा जाता है, और गांधी का इनके ऊपर गांधी जी का प्रभाव था इनके ऊपर काफी, और इन्होंने गांधी वांग्मय भी लिखा था। कुछ बच्चे हमारे राइटिंग को बड़ा ध्यान से देखते हैं, तो देखिए मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे कहते हैं कि यह गीत पित्त का है, यह वादी का है। पित्त, जो कि आप जानते हैं यकृति का एक हिस्सा है। कह रहे हैं कि यह गीत, यकृत का जो शरीर में महत्व है, उसी तरीके से यह गीत भी है। यह वादी का है। वादी का मतलब शुरुआत का, या फिर एक तरीके से आ, इसको हवा के अर्थ में भी लगाया जा सकता है, जो कि आप में ऊर्जा भर पाए। कुछ और डिजाइन भी हैं, जैसे व्यापारी अलग अलग अपने सामानों का डिजाइन दिखाता है। यहाँ भी डिजाइन, यहाँ का क्या अर्थ होगा इसका? जैसे कि नए शिल्प की कविता। कविता का डिजाइन क्या है? शिल्प है, जिसको कि आगे ने प्रयोग के तौर पर देखने का प्रयास किया है। कुछ और डिजाइन भी हैं, यह इल्मी। इल्मी का मतलब, इल्मी का मतलब एक तरीके से जानकारी। इल्म मतलब शिक्षा से भी लगाया जाता है। यह लीजिए चलती चीज, नई फिल्मी, क्योंकि यहाँ पर तुकबंदी का भी थोड़ा सा प्रयोग किया गया है। लीज का मतलब क्या है? जैसे कि अनुबंध करना। जैसे कई बार होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर फिल्म शब्द का भी प्रयोग हुआ है। तो कहीं ना कहीं भवानी प्रसाद मिश्र अपनी कविताओं को लेकर फिल्म स्टूडियो, या फिर वहां जो भी बंबई में कारोबार है फिल्मों के, गीतों को लेकर एक डायरेक्टर के पास से लेकर दूसरे डायरेक्टर, या फिर जो भी फिल्म इंडस्ट्रीज के निर्देशक इत्यादि हैं, उनके पास लेकर घूम रहे हैं। आप देखेंगे कि जी हुजूर किसको संबोधित कर रहे हैं? इन्हीं लोगों को, जो कि फिल्मी गाने पसंद करते हैं, या फिर उनको लेते हैं और बाद में अपनी फिल्मों में प्रयोग करते हैं। यह सोच सोचकर मर जाने का गीत, यह दुकान से घर जाने का गीत। कई बार कवि अपने जीवन में भी हतोत्साहित हो रहा है, और उसको लग रहा है कि अपने गीत को दुकान से लेकर घर जाने, दोनों के बीच में बार बार कवि क्या है, दौड़ रहा है, रेस लगा रहा है। आगे है कि जी नहीं, दिल लगी कि इसमें क्या बात। कभी बार बार ऐसे लग रहा है किसी से संवाद कर रहा है, यानी कि उसको कई बार लग रहा है कि मैं बात कर रहा हूं, किसी व्यक्ति को बुरा लग जा रहा है, तो कह रहा है कि इसमें बुरा मानने की कोई चीज नहीं है, दिल लगी की कोई बात नहीं है। मैं लिखता ही तो रहता हूँ दिन रात, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है? मैं तो दिन रात लिखता रहता हूँ। तो तरह तरह के बन जाते हैं गीत, मेरी इसमें क्या गलती है? क्योंकि मैं दिन रात लिखते रहता हूँ, इसलिए तरह तरह के गीत बन जाते हैं। अब तरह तरह के गीत बन जाते हैं, यानी कि तरह तरह का जीवनानुभव कवि के पास है। जो भी कवि या साहित्यकार जितना बड़ा होता है, जितना उसका बड़ा जीवनानुभव होता है, ठीक है। कहते हैं, आगे लिखते हैं कि जी रूठ रूठ कर मन जाते हैं गीत। कई बार तो ऐसे लगता है कि गीत ही मुझसे रूठ जाते हैं, फिर वो मन जाते हैं, यानी कि बन जाते हैं। जी बहुत ढेर लग गया है, हटाता हूँ। जैसे आप सामान खरीदने जाते हैं, सामान आपको पसंद नहीं आ रहा है, ढेर हो गया है, तो लोग बोलते हैं कि हटाइए इसको, बगल में कीजिए, मैं थोड़ा और देखना चाहता हूँ। कवि को भी लग रहा है कि शायद मेरे गीतों में भी विविधता है, बहुत सारे गीत मैंने लिख दिया हूँ, ढेर लग गया है, अब इसे क्या करता हूँ, हटाता हूँ। ग्राहक की मर्जी, अच्छा जाता हूँ। अगर ग्राहक की मर्जी है तो मैं क्या करता हूँ, जाता हूँ। या भीतर जाकर पूछ आइए आप, है गीत बेचना वैसे बिल्कुल पाप। क्या करूं मगर लाचार, हार कर गीत बेचता हूँ।
अब आप सभी को समझ में आ गया होगा कि कवि क्यों अपने गीतों को बेच रहा है। मैंने शुरू से ही आपको बताया कि आर्थिक तंगी की वजह से कवि को गीत बेचना पड़ रहा है, और यहाँ पर तमाम अनुभवों के बाद कवि को लग रहा है कि उसके गीत को कोई पसंद नहीं कर रहा है, तो कह रहा है कि ठीक है, ग्राहक की मर्जी है, अच्छा मैं जाता हूँ, कोई बात नहीं। या भीतर जाकर पूछ आइए आप, या कुछ हो तो अपने मालिक से ही पूछ आइए। है गीत बेचना वैसे बिल्कुल पाप, अगर देखा जाए तो कवि अगर गीत बेच रहा है तो उसके लिए पाप की तरह है, क्योंकि वो तो उसका स्वांतः सुखा है। लेकिन क्या करूं मगर लाचार, हार कर गीत बेचता हूं। वास्तविक स्थिति को यहाँ पर आप समझ चुके होंगे, देख चुके होंगे कि आखिरकार भवानी प्रसाद मिश्र को गीत क्यों बेचना पड़ रहा है। वो लाचार हैं और हार कर गीत को बेच रहे हैं। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। और अंत में स्वीकार करते हैं कि ये बात सही है कि मैं गीत बेचता हूँ और किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ, तरह तरह के गीत को बेचता हूँ। तो पूरी कविता का हमने पंक्तिबद्ध वाचन किया। उम्मीद है कि आप पंक्तियों से परिचित हो गए होंगे और इस कविता की जो विषय वस्तु है उससे भी भली भांति परिचित हो गए होंगे। और यहाँ से किसी भी तरीके का सवाल आएगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि गीत फरोश से आपका कोई भी प्रश्नोत्तर गलत नहीं। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के जंगल के ऊपर। सतपुड़ा के जंगल के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे, इसके बाद इस कविता की एक एक पंक्ति की व्याख्या करने का प्रयास करेंगे और परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उनको भी ध्यान में रखेंगे। जब भी सतपुड़ा की बात आती है तो आपके मन में मध्य प्रदेश का इलाका ध्यान में आ गया होगा कि सतपुड़ा की पहाड़ियां आप भूगोल पढ़ते हुए जरूर पढ़े होंगे। तो भवानी प्रसाद मिश्र जो कि सतपुड़ा के जंगल के बारे में अपनी कविता के माध्यम से हम सभी का परिचय कराएंगे। अगर हम इस कविता के संकलन के बारे में बात करें तो इसका संकलन काव्य संग्रह गीत फरोश के अंतर्गत किया गया है। कविता 33वें नंबर पर है, जबकि हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि गीत फरोश में कुल 68 कविताएं हैं, जिसमें से 33वें नंबर पर सतपुड़ा के जंगल। इस कविता का प्रकाशन सन 1939 ईस्वी में हुआ था। इस कविता को जब हम पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा नहीं बल्कि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखी गई कविता है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा बारीकी से इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा कि सतपुड़ा के जंगल के लेखक हैं भवानी प्रसाद मिश्र, क्योंकि ये कविता पूरी प्रकृति चित्रण पर आधारित है। इसमें मार्मिकता पूरी तरीके से आपको दिखाई पड़ेगी। प्रकृति के साथ साथ एक अलंकार है मानवीकरण अलंकार, उसका भी आपको यहाँ पर उदाहरण दिखेगा कि सतपुड़ा के जंगल को कवि ने मनुष्य के तौर पर देखने का प्रयास किया हुआ है। जैसा कि हमने बताया कि सतपुड़ा के जंगल मध्य भारत की जैविक संपदा को प्रदर्शित करते हैं, उसी का चित्रण भवानी प्रसाद मिश्र ने किया है। भवानी प्रसाद मिश्र ने इसे बैतूल शहर के सोनाहारी पहाड़ पर बैठकर लिखा है। जैसे सुमित्रा नंदन पंत उत्तराखंड के पहाड़ियों पर बैठकर लिखा करते थे, वैसे ही भवानी प्रसाद मिश्र इस कविता को यानी सतपुड़ा के जंगल को सोनाहारी पहाड़ पर बैठकर लिखा है। और सौभाग्य से देखा जाए संयोगवश तो वर्तमान समय में सतपुड़ा राष्ट्रीय अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। तो कुल मिलाकर अगर हम सतपुड़ा के जंगल को सही मायने में नहीं देखे हैं तो इस कविता के माध्यम से बहुत कुछ जानकारी हम हासिल कर सकते हैं। और जब भविष्य में कभी मौका मिले तो इस कविता को याद करते हुए सतपुड़ा के जंगल को और बेहतरीन तरीके से पहचानने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं, हम कविता का पाठ करते हैं प्रमुख तथ्यों के बाद। भवानी प्रसाद मिश्र लिखते हैं, सतपुड़ा के घने जंगल नींद में डूबे हुए से ऊंघते अनमने जंगल। ऊपर की 3 लाइनें आप देख रहे हैं कि सतपुड़ा का जंगल सामान्य जंगल नहीं है बल्कि घना जंगल है। और उस जंगल को देखने से ऐसा लगता है कि नींद में डूबा हुआ है। और यही नहीं, ऊंघते अनमने जंगल। ऊंघना एक क्रिया है, आप अपने दैनिक जीवन में देखे होंगे, जब नींद पूरी नहीं होती है तो व्यक्ति ऊंघता है। ठीक है, कभी उसकी नींद खुल जाती है, कभी नींद में आ जाता है। तो ऊंघते अनमने जंगल यानी कवि सतपुड़ा के जंगल को प्रकृति के साथ साथ मनुष्य के रूप में भी देख रहा है
कि जैसे मनुष्य नींद में डूबा रहता है या फिर नींद कंप्लीट नहीं होती, पूरी नहीं होती है, तो ऊँघता है और अनमना, अलसाया हुआ सा रहता है। तो वैसे ही यहाँ पर सतपुड़ा के जंगल की भी चर्चा कवि ने की है। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। आगे जंगल के अंदर हम सभी पाठकों को प्रवेश कराते हुए कवि लिखते हैं, झाड़ ऊंचे और नीचे, चुपचाप खड़े हैं आंख मीचे, घास चुप है, काश चुप है, मूक शाल पलाश चुप है, बन सके तो धसो इनमें, धस न पाती हवा जिनमें, सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। नीचे की 3 पंक्तियां बार बार आप देखेंगे कि ट्रेडमार्क्स के तौर पर यहाँ पर आप सभी को दिखाई देंगे। ठीक है, तो हम लोग सतपुड़ा के घने जंगल में प्रवेश कर चुके हैं और वहां पर पहुंचाकर कभी हमें बता रहे हैं कि झाड़ ऊंचे, झाड़ियां जो हैं ऊंची भी हैं, नीचे भी हैं, चुपचाप खड़े हैं आंख मीचे। और ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई मनुष्य चुपचाप खड़ा है, आंख मीचना, आंख मीचना मतलब आंख को खुजलाते हुए। घास चुप है, घास की स्थिति क्या है, चुप है, साथ में काश चुप है। काश एक तरीके की घास ही होती है, ठीक है, वो भी क्या है, शांत है। मूक शाल, शाल एक तरीके का पौधा है, पेड़ है। पलाश चुप है, देख रहे हैं कि पूरी शांति छाई हुई है। झाड़ ऊंचे और नीचे, चुप खड़े हैं आंख मीचे, घास चुप है, काश चुप है, मूक शाल पलाश चुप है। मूक मतलब मौन है, शाल, शाल नामक जो पौधा है वो भी मौन है, पलाश भी चुप है। बन सके तो धसो इनमें, धस न पाती हवा जिनमें। और कभी कह रहे हैं कि अगर संभव हो सके तो इस शांत वातावरण में प्रवेश करो, धस जाओ। और धसना क्या संभव है, यहाँ तो हवा भी नहीं धस पाती है, क्योंकि सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। तो धीरे धीरे सतपुड़ा के जंगल से आप सभी परिचित होते जा रहे होंगे। आगे हम और देखते हैं, सड़े पत्ते गले पत्ते, हरे पत्ते जले पत्ते। देख रहे हैं पत्तों की यहाँ पर क्या क्या विशेषता बतलाई गई है। जंगल में आमतौर पर अगर जंगल को देखने का आप सभी को अनुभव होगा तो वहां पर आप देखेंगे कि सड़े पत्ते गले पत्ते, हरे पत्ते जले पत्ते दिखाई पड़ते हैं। वन्य को पथ ढक रहे से, पंख दल में पले पत्ते, पंख मतलब कीचड़ में, चलो इन पर चल सको तो, दलो इनको दल सको तो। कवि का कहना है कि पत्तों की क्या स्थिति है, कुछ पत्ते वहां पर सड़े पत्ते हैं, गले पत्ते हैं, हरे पत्ते हैं, जले पत्ते हैं, और जो वन्य पथ है उसको वो ढक ढक दिए हुए हैं, रास्ता गई हुई है और उस पर पत्ते गिरे हुए हैं, उनको ढक दिए हुए हैं। और ऐसे लग रहा है कि वहां पर कीचड़ नुमा भी दलदल टाइप का बन चुका है, उसी में ये पत्ते क्या रहे हैं, एक तरीके से पल रहे हैं या वहां पर हैं। कवि का कहना है कि अगर संभव हो सके तो चलो इन पर, यदि चल सकते हो तो, और चलते हुए इनको दलो। दलने का मतलब क्या है, कुचलते हुए आगे बढ़ना। ये घिनौने घने जंगल, और जब इस तरीके की स्थिति है जहां पर सड़े गले जले पत्ते हैं तो क्या स्थिति होगी, घिनौने। ये घिनौने घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। तो ये पत्तों के बारे में बात हो गई। अब देखिए लताएं और जो डालियां हैं उनके बारे में कवि बता रहा है। अटपटी उलझी लताएं, अटपटी अटपटे तरीके से लताएं क्या है, उलझी हुई है। अटपटा उलझनपन आपको तब समझ में आएगा जब आप अपने कान में जो ईयरफोन लगाते हैं, अगर बड़ा वाला ईयरफोन की मैं बात करूं तो वो अटपटे तरीके से क्या करता है, उसमें उलझ जाता है। ठीक लताएं भी क्या है, उसी तरीके से उलझी हुई हैं, डालियों को खींच खाए। और ऐसे लग रहा है कि डालियों को खींच खाएंगी जो भी पौधों की शाखाएं हैं। पैर को पकड़े अचानक, प्राण को कसले कपाएं, सांप सी काली लताएं। लताओं के बारे में कभी बता रहे हैं कि लताएं एक तो अटपटे ढंग से डालियों शाखाओं में जकड़ी हुई हैं, और यही नहीं बल्कि ऐसे लग रहा है कि अगर हम उस जंगल में चलने का प्रयास कर रहे हैं तो पैर को अचानक पकड़ती हुई प्रतीत होती हैं। प्राण को कसले कपाएं, और कई बार तो पैर फंस जाते हैं तो ऐसे लगता है कि प्राण भी निकलने या फिर भय महसूस होता है। यही नहीं, आगे बताते हैं कि जो लताएं हैं वो सांप सी काली लताएं। लताओं की विशेषता बताई गई है
कि वो सांप के समान, सर्प के समान क्या है, काली लताएं हैं, काले रंग की हैं। अब यहाँ पर अलंकार है, ठीक है। अब देखेंगे, पूछा जा सकता है इन पंक्तियों को देखकर कि कौन सा अलंकार है यहाँ पर। पैर को पकड़े अचानक प्राण को कसले कपाएं, सांप सी काली लताएं, बला की पाली लताएं। और लग रहा है कि जंगल में प्रवेश कर कर लताओं के पास से गुजरते हुए हम खुद पर संकट मोल लिए। लताओं के बने घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। तो सतपुड़ा के जंगल में लताओं की क्या स्थिति है, उसके बारे में पूरा कवि हमें बता दिया, परिचय करा दिया। आगे कुछ और चीजें हैं। मकड़ियों के जाल मुंह पर, लताएं ही नहीं है बल्कि मकड़ियों के द्वारा बनाए गए जो जाल है, आप लोग देखे भी होंगे, जहां पर ज्यादातर लोग नहीं निवास करते हैं वहां पर मकड़ियां जो है जाल अपना बना लेती हैं। मकड़ियों के जाल मुंह पर और सिर के बाल मुंह पर, मच्छरों के दंश वाले। अक्सर जंगलों में आप जाएंगे या फिर जंगल में न जाने का अनुभव हो तो बगीचे में भी गए होंगे, तो वहां पर बहुत तेजी से मच्छर इत्यादि काटते हैं। मच्छरों के दंश वाले, दाग काले लाल मुंह पर, वात झंझा वहन करते, चलो इतना सहन करते, कष्ट से ये सने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। यानी सतपुड़ा के जंगल के बारे में बात करते हुए भवानी प्रसाद मिश्र लिखते हैं कि मकड़ियों के जाल ऐसे लग रहा है कि मुंह पर आ जाएंगे, साथ में अगर व्यक्ति के सिर के बाल बड़े हैं तो वो भी मुंह पर आ जा सकते हैं। मच्छरों के दंश वाले, और यही नहीं, मकड़ियों के साथ साथ मच्छरों का दंश भी है, मच्छर भी काटते हैं। और काटने के बाद क्या होता है, दाग काले लाल मुंह पर, वात झंझा वहन करते, वात मतलब हवा, ठीक है, और झंझा मतलब झंझावात जिससे शब्द बना हुआ है, इन सबको वहन करते हुए चलो इतना सहन करते। इतना तो सतपुड़ा के जंगल में सहन करना ही पड़ेगा, कष्ट से ये सने जंगल। और ये जंगल जो है एक तरीके से मानो कि कष्ट से सने हुए। नीचे की पंक्ति दोहराते हुए, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। आगे कुछ और जीव जंतुओं के बारे में कवि बता रहा है कि अजगरों से भरे जंगल, अगम गति से परे जंगल। यानी जंगल में केवल मकड़ियां मच्छर इत्यादि ही नहीं है, लताएं ही नहीं है, बल्कि अजगर जैसे भी वहां पर जीव जंतु हैं। भरे जंगल, अजगरों से मानो ये जंगल भरा हुआ सा है। अगम, न चलने वाला, गति से परे जंगल, ठीक है, क्योंकि जंगल तो गति करेगा नहीं, स्थिरता ही रहेगी। साथ साथ पहाड़ वाले, बड़े छोटे झाड़ वाले, शेर वाले बाघ वाले, गरज और दहाड़ वाले, कंप से कनकने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। यहाँ एक चीज देखना है कि अजगरों की बात की गई, साथ में शेर की बात की गई, फिर बाघ की बात की गई। शेर में क्या होता है, गर्जन होता है, और बाघ में दहाड़। इस चीज को ध्यान में रखिए। कई बार हम वाक्य शुद्धियों के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पर अगर लिख दिया जाए कि शेर दहाड़ रहा था तो गलत हो सकता है। शेर गरज रहा था, शेर क्या करता है, गरजता है, और बाघ दहाड़ता है। कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये शेर और बाघ क्या है। शेर को अंग्रेजी में बोलते हैं लायन, ठीक, और इसके बाद बाघ को बोल देते हैं टाइगर। तो ये अंतर है अगर अंग्रेजी वाले मीनिंग की दृष्टिकोण से देखा जाए तो। यहाँ पर एक चीज हमें ध्यान में रखना है कि पूछा जा सकता है कि भवानी प्रसाद मिश्र ने सतपुड़ा के जंगल में किन किन जंतुओं का जिक्र किया है। एक तो अजगर का नाम दिख रहा है यहाँ पे, शेर और बाघ, ठीक है। तो ऐसे भी ध्यान में रखिए क्योंकि बदलते हुए पैटर्न में कुछ भी पूछा जा सकता है। आगे चर्चा करते हुए लिखते हैं कि इन वनों के खूब भीतर, चार मुर्गे चार तीतर। कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि कवि ने गिन लिया कि वहां पर केवल चार मुर्गे हैं। कई बार कविता में तुकांत पैदा करने के लिए इस तरह के शब्दों का भी प्रयोग करना पड़ता है। इन वनों के खूब भीतर, चार मुर्गे चार तीतर, पाल कर निश्चिंत बैठे, विजन वन के बीच बैठे। विजन मतलब जहां पर कोई नहीं है। अक्सर मुर्गे और तीतर खोजते हैं निश्चिंतता और निर्जनता। झोपड़ी पर फूस डाले, गोंड तगड़े और काले। वहां के कुछ जनजातियों के बारे में भी कवि बता रहा है। जबकि होली पास आती, सरसराती घास गाती, और महुए से लपकती, मत करती बास आती। आप अपने उन बचपन के दिनों को याद कीजिए। बहुत सारी पीढ़ियां इस चीज को महसूस कर सकती हैं, लेकिन जो नई पीढ़ी है, जो अभी
मोबाइल और गेम में बिजी पीढ़ी है, शायद वो जो महुए की मत बास के बारे में बात की गई है, बहुत कम लोगों को इसको अनुभव होगा। नहीं तो जब महुआ फल देता है और ये टपकता है, यानी कि जब ये नीचे चू कर गिरा रहता है अपने पेड़ के नीचे, तो इससे एक नई तरीके की सुगंध आती है। इस चीज को आप कई विद्यार्थी महसूस किए होंगे, अगर किए होंगे तो जरूर कमेंट्स करेंगे। मैं वहां तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। सतपुड़ा के जंगल को तो जब आप सजीव रूप में देखेंगे तो बहुत सारी चीजों को यहाँ से मैच करने का प्रयास करेंगे, लेकिन कुछ चीजें हैं जिनको कि कविता के माध्यम से हमें महसूस करना होगा। गोंड तगड़े और काले, जबकि होली पास आती, सरसराती घास गाती और महुए से लपकती, मत करती बांस आती, गूंज उठते ढोल इनके, गीत इनके, गोल इनके। यानी वहां का जो प्राकृतिक वातावरण है उसे कवि हमें भली भांति परिचित कराना चाहता है कि जब आपस में दो पेड़ आपस में लड़ रहे हैं या फिर वहां की जो कुछ वनस्पतियां वो आपस में लड़ रही हैं, तो ऐसा लग रहा है कि कोई संगीतात्मक आवाज वहां से निकल रही है। यहाँ ढोल की बात की गई है। आगे लिखते हैं कि सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से, ऊंघते अनमने जंगल, जागते अंगड़ाइयों में, खो खड्डों खाइयों में, घास पागल काश पागल, शाल और पलाश पागल, लता पागल वात पागल, डाल पागल पात पागल, मत मुर्गे और तीतर, इन वनों के खूब भीतर। इन लाइनों को देखने के बाद, इन पंक्तियों को देखने के बाद आपको जरूर ये महसूस होने लगा होगा कि इनका जिक्र कभी पहले ही कर चुका है और फिर उनकी एक अलग प्रकृति यहाँ पर बता रहा है कि ऊँघते अनमने जंगल, जागते अंगड़ाइयों में, हो खड्डों खाइयों में। क्योंकि जंगल है तो कहीं पर खाइयां हैं, कहीं पर ऊंचाइयां भी हैं। घास पागल काश पागल, शाल और पलाश पागल, जबकि इनका जिक्र पहले भी कभी इस कविता में दूसरे ढंग से किया हुआ है। लता पागल वात पागल, डाल पागल पात पागल, मत मुर्गे और तीतर, इन वनों के खूब भीतर। यानी सतपुड़ा के घने जंगलों में के भीतर ये सारी स्थितियां हैं। क्षितिज तक फैला हुआ सा, ये जो जंगल है क्षितिज, जहां पर पृथ्वी और आकाश दोनों मिला हुआ सा प्रतीत होता है, उसको तो अंतरिक्ष कहा जाता है। ये क्या है? आकाश। ठीक, क्षितिज तक फैला हुआ सा, ऐसा लग रहा है कि आसमान तक फैला हुआ है। मृत्यु तक मैला हुआ सा, शुद्ध काली लहर वाला, मथित मथित उत्थित जहर वाला, मेरु वाला शेष वाला, शंभु और सुरेश वाला, एक सागर जानते हो, उसे कैसा मानते हो। यहाँ पर देखिए प्रश्न भी उठाया गया। तो ऐसा लग रहा है कि कवि का मानना यह है कि सतपुड़ा का जंगल घना तो है ही, लेकिन उसका विस्तार भी बहुत ज्यादा। ऐसे लगता है कि जितने दूर आसमान है उतने दूर तक ये फैला हुआ है और भयावह भी लगता है। कारण इसका है कि ऐसा लगता है कि देखने से, जंगल को दूर से देखेंगे तो उसमें पत्ते तो हरे इत्यादि दिखाई देते हैं, लेकिन पौधों का जो कलर होता है, मतलब जो इसके शाखाएं हैं, वो थोड़ा सा आपको काले रंग की दिखाई पड़ेंगी ना। उस तरीके से यहाँ पर है काली लहर वाला, ऐसे लग रहा है कि एकदम से काले रंग कलर की या रंग की लहर वहां पर दौड़ रही है। और फिर यहाँ पर समुद्र मंथन से भी तुलना की गई कि ऐसे लग रहा है कि मथित मथा गया है, उत्थित जहर वाला, मेरु वाला शेष वाला, मेरु पर्वत और नागशेष के बारे में बताया गया। शंभु यानी शंकर जी का भी जिक्र कर दिया, सुरेश इंद्र, यानी कि समुद्र मंथन के समय की पूरी स्थिति को आपको दिमाग में रखना है। कह रहे हैं कि एक सागर जानते हो, उसे कैसा मानते हो। ठीक वैसे घने जंगल, नींद में डूबे हुए से, ऊंघते अनमने जंगल। तो यहाँ पर एक तरीके से कवि अपनी ऐतिहासिक चेतना या फिर मिथकीय चेतना जिसको मैं कहूं, उसकी भी जानकारी हमें दे रहा है और उसी से तुलना भी की जा रही है कि जिस तरीके से आपने मथित उत्थित जहर वाला समुद्र मंथन देखा है, मेरु पर्वत, और उसमें जो रस्सी का काम शेषनाग ने किया और शंकर जी ने जहर को पी लिया, ठीक वैसे ही यहाँ पर सतपुड़ा के घने जंगल भी हमें दिखाई दे रहे हैं। कह रहे हैं कि धसो इनमें डर नहीं है। अगर इसमें प्रवेश करना चाहते, धसने का मतलब है प्रवेश करना, डर नहीं है, इनमें डर नहीं है, धसो इनमें डर नहीं है। मौत का यह घर नहीं, भले देखने में लग रहा है लेकिन मौत का घर नहीं है। उतर कर बहते अनेकों, कल कथा कहते अनेकों, नदी निर्झर और नाले, नदी निर्झर और नाले, यही सभी शब्द हमें सुमित्रानंदन पंत की याद दिलाते हैं। जबकि
कविता सन 1939 में लिखी गई है, तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि उस दौर में पंत भी लिख रहे थे। लेकिन थोड़ा-सा इनका जो कविता का पैटर्न था या कविता की विषय वस्तु थी, उसमें बदलाव इन्होंने लाया था। छायावाद की समाप्ति हो चुकी थी। इसी दौर में एक और कवि थे, मेरे संकेतों को आप लोग समझ चुके होंगे कि केदारनाथ अग्रवाल। इनको भी हम प्रकृति के कवि के तौर पर देख सकते हैं, ठीक है ना? केदारनाथ अग्रवाल, क्योंकि कविता 1939 की है और ये दौर वही चल रहा है, प्रगतिशील और प्रगतिवादी कविता लिखने का, ठीक है ना? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नदी, निर्झर और नाले, इन वनों ने गोद पाले। ऐसे लग रहा है कि नदी, निर्झर और नालों को इन वनों ने गोद में पाला हुआ है, यानी कि इसकी रक्षा कर रहे हैं। लाख पंछी 100 हिरन दल, मतलब यहाँ पर अनगिनत पक्षियां भी हैं, पंछी भी हैं और 100 हिरन दल, यानी हिरणों की संख्या भी ज्यादा है। आप जंगल में गए होंगे, हम लोग तो अक्सर अभयारण्य के तौर पर देखने जाते हैं, और मैंने इस कविता के ऊपर में ही बताया कि जिस हम जंगल की बात कर रहे हैं, सतपुड़ा जंगल की, अब वो एक तरीके से अभयारण्य में बदल गया है, लेकिन 1939 के आसपास में शायद ये अभयारण्य में नहीं था। चांद के कितने किरण दल, झूमते बन फूल कलियां, खिल रही अज्ञात कलियां, हरित दुर्वा रक्त किशलय, पूत पावन पूर्ण रसमय, सतपुड़ा के घने जंगल, लताओं के बने जंगल। यानी कि सतपुड़ा जंगल में लताओं की मात्रा कुछ ज्यादा ही है, इसीलिए आखिर में कवि ने लताओं के माध्यम से समाप्त किया अपनी कविता को। और यहाँ पर बताया गया कि अगस्त 1939 में कविता लिखी गई है। तो उम्मीद है कि आप सभी सतपुड़ा के जंगल से भली-भांति परिचित हो गए होंगे। कुछ विद्यार्थियों के मन में आ रहा होगा कि ये हरित दुर्वा क्या है? दुर्वा मतलब एक प्रकार की घास, घास होती है, ठीक है? और रक्त किसलय, यानी कि आप देखेंगे किसलय मतलब जिसको कोपल भी बोला जाता है। जब भी पौधों की नई पत्तियां होती हैं, उनमें थोड़ी-सी लालिमा आप देखेंगे, ना? अब दोबारा ध्यान से देखेंगे तो ज़रूर देखिएगा नई पत्तियों को। तो पूरा हमने देखा सतपुड़ा के जंगल कविता को, और लाइन बाय लाइन मैंने इसके अर्थ को बताने का प्रयास किया। कोशिश यही रही कि सतपुड़ा के जंगल की जब भी बात आएगी तो आपके मन मस्तिष्क में भवानी प्रसाद मिश्र की कविता ज़रूर आनी चाहिए, और जब भी भविष्य में आप लोग नौकरी पा जाएँ, तो एक बार मध्य प्रदेश यानी होशंगाबाद के इलाके में जो भी सतपुड़ा अभयारण्य वर्तमान समय में बना हुआ है, उसको भी देखने का प्रयास करें और मैच करें कि सन 1939 की जो स्थिति थी और जब हम लोग पढ़ रहे हैं 2023 के आसपास में, तो क्या स्थिति है? वैसा ही जंगल है या फिर जिस हिसाब से पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए या फिर जंगलों की कटाई तेजी से बढ़ी है, वहाँ पर कमी भी हुई है? घने जंगल हैं या फिर विरल हो रहे हैं? तो साहित्य पढ़ते-पढ़ते हम अपने भूगोल को भी ध्यान में रखते हैं। अक्सर मैं अपने विद्यार्थियों से कहता हूँ कि हिंदी साहित्य पढ़ते हुए आपको इतिहास, भूगोल की भी जानकारी होनी चाहिए, तभी सही मायने में आप चीज़ों को अपने से जोड़ पाएँगे। तो उम्मीद है कि मैं सतपुड़ा के जंगल कविता को अच्छे से समझा पाया होऊँगा, और जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उनसे भी परिचय कराने में सफल रहा होऊँगा। कमेंट्स कर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।